वेलकम टू लेट्स टॉक एकेडमी। ये नीट बायोलॉजी की क्लासेस हैं। हम बहुत ही बेसिक लेवल से बायोलॉजी स्टार्ट करेंगे। आज का जो टॉपिक है वो ट्रांसलेशन है। ट्रांसलेशन का मतलब होता है प्रोटीन सिंथेसिस। क्या सभी सेल्स के अंदर प्रोटीन्स होते हैं? यस। बहुत सारे ऐसे सेल्स होती हैं जो प्रोटीन को रिलीज भी करती है, और सभी सेल्स के अंदर बहुत सारे प्रोटीन्स होते हैं। अगर मैं बात करने जा रहा हूँ स्किन सेल, तो स्किन सेल के पास में केरेटिन एक प्रोटीन है, राइट। अगर अपन आई सेल्स के लिए देखते हैं तो रोडोप्सिन प्रोटीन है जो कि आई सेल्स के पास है, मतलब रॉड सेल्स के पास में है। तो क्या सभी सेल्स प्रोटीन्स बनाती हैं? हाँ। लेकिन जो मैं प्रोटीन बाहर से लेता हूं उसका क्या? वो आपकी डाइजेस्टिव सिस्टम के अंदर जाएगा और आपको अमाइनो एसिड्स मिल जाएंगे। तो इसका मतलब या तो आप अमाइनो एसिड बाहर से ले सकते हैं, कुछ हमारी बॉडी अमाइनो एसिड सिंथेसाइज भी करते हैं जिनको हम नॉन इसेंशियल अमाइनो एसिड बोलते हैं, जिन्हें हम नॉन इसेंशियल बोल के जा रहे हैं बिकॉज दे आर नॉट मैंडेटरी। वो उनकी जरूरत नहीं है हमें, क्योंकि हमारी बॉडी ने खुद सिंथेसाइज कर लिया है। कौन कौन से नॉन इसेंशियल अमाइनो एसिड है हम डेफिनेटली किसी और क्लास में इनके बारे में बात करेंगे। बट आज का जो टॉपिक है वो ट्रांसलेशन है। तो एक एक चीज तो मेरे दिमाग में क्लियर है कि हमारी बॉडी को प्रोटीन्स सिंथेसाइज करने हैं। प्रोटीन सबसे इंपॉर्टेंट है बॉडी के लिए, क्योंकि आपकी सारे फंक्शंस को बेसिकली प्रोटीन परफॉर्म करके जा रहा है। डीएनए एक तरीके से न्यूक्लियोटाइड का सीक्वेंस है, राइट। डीएनए जब ट्रांसक्राइब होगा, उसके बाद ट्रांसक्रिप्शन होने के बाद जब ट्रांसलेशन होगा, तब प्रोटीन बनेगा। प्रोटीन बेसिकली सारे फंक्शंस करते हैं। उन्हें हम बिल्डिंग ब्लॉक्स बोल सकते हैं सेल्स का, क्योंकि सारी चीजें वही करके जा रहे हैं। अगर मैं बोल के जा रहा हूं ये किसने किया, ये मसल्स कॉन्ट्रैक्शन है, तो एक्टिन एंड मायोसिन प्रोटीन का रोल है। ओके। आप कुछ भी काम करो, सभी वर्क ऑलमोस्ट प्रोटीन के थ्रू होंगे। डिपेंड करेगा कौन सा प्रोटीन है। अगर मैं बोल के जा रहा हूँ डीएनए पॉलीमरेज जो रेप्लिकेशन में इन्वॉल्व होता है, दैट इज अगेन एंजाइम। वो एक एंजाइम है और एंजाइम्स प्रोटीन से बनते हैं। तो अगर मैं बोल के जा रहा हूँ चाहे डीएनए पॉलीमरेज हो, चाहे ट्रांसक्रिप्शन में इन्वॉल्व होने वाला आरएनए पॉलीमरेज हो, राइट, सारे के सारे जो फंक्शंस है वो प्रोटीन के थ्रू ही परफॉर्म होते हैं। तो किसी ने मेरे को पूछा कि क्या हमारी सेल्स प्रोटीन बनाती है? यस। प्रोसेस का नाम क्या? प्रोसेस का नाम है ट्रांसलेशन। कुछ प्रोटीन स्पेसिफिक होते हैं जो एक पर्टिकुलर सेल्स में होते हैं, जैसे फॉर एग्जांपल केरेटिन प्रोटीन प्रेजेंट इन स्किन। आरबीसी के अंदर कौन सा प्रोटीन पाया जाता है सबसे ज्यादा? तो अपन बोलेंगे हीमोग्लोबिन। तो बनाया तो आरबीसी नहीं है, राइट। एंटीबॉडीज जो प्रोटीन है वो बनाती है डब्ल्यूबीसी। कौन सी डब्ल्यूबीसी? अगेन हम लेक्चर के अंदर पढ़ेंगे कैसे बी लिम्फोसाइट सेल्स ने एंटीबॉडीज बनाई है। तो क्या प्रोटीन सेल्स के थ्रू बनते हैं? हमेशा ही, क्योंकि सेल ही सारे प्रोटीन्स को बना के जाएंगी। अगर बैक्टीरियल सेल्स होंगी तो बैक्टीरिया के प्रोटीन बनाएंगी। यूकैरियोटिक सेल्स हैं तो यूकैरियोटिक प्रोटीन बनाएंगे। ह्यूमन सेल्स है तो हमारे ह्यूमंस के प्रोटीन्स बनाएंगी। मिल्क के अंदर भी प्रोटीन होता है, यस। बनाएंगी कौन? अगर जहां से आप मिल्क ले रहे हैं वो बनाएगा। इसका मतलब बहुत सिंपल है। तो क्या सेल्स के अंदर प्रोटीन सिंथेसिस इज मैंडेटरी? बिना प्रोटीन सिंथेसिस की तो सेल सर्वाइव भी नहीं करेंगी। जब स्टारवेशन कंडीशन आता है, जब एक सेल्स को कुछ नहीं मिलता है, बाहर से आप अमाइनो एसिड नहीं देंगे, तो सेल की डेथ हो जाएगी। अपन उसे पूछेंगे आप कैसे मर गए, वो बोलेगी सर मैं प्रोटीन नहीं बना पा रही थी। आप क्यों नहीं बना पा रहे थे प्रोटीन? तो वो डेफिनेटली सेल्स बोलेंगे कि अमाइनो एसिड आप बाहर से नहीं दे रहे हो, आप मेरे को स्टार्व करने जा रहे हो, आप मेरे को भूखा रखने जा रहे हैं। तो ये दिमाग में पिक्चर क्लियर है कि यस, हम जो प्रोटीन खाते हैं वो डाइजेस्टिव सिस्टम के अंदर अमाइनो एसिड के अंदर कन्वर्ट होगा, और उसके बाद में वो अमाइनो एसिड जब कन्वर्ट हो जाएगा तो ब्लड के थ्रू ईच एंड एवरी सेल्स के पास पहुंचेंगे। सेल्स अमाइनो एसिड को अपटेक करेंगी और देन अपना अपना प्रोटीन बनाएंगे। कुछ प्रोटीन उनको ब्लड में भी रिलीज करने हैं, जैसे फॉर एग्जांपल ग्रोथ हार्मोन, दे रिलीज इन द ब्लड, राइट। तो ग्रोथ हार्मोन इज सिंथेसाइज्ड बाय द पिट्यूटरी ग्लैंड or cells of the pituitary, and then that is released in the blood. ओके, बहुत सारे प्रोटीन हार्मोन्स होते हैं। तो इसका मतलब प्रोटीन इज मेड अप ऑफ अमाइनो एसिड। बिल्कुल आप सही कह रहे हैं। तो अगर मैं प्रोटीन को ब्रेक करूंगा तो मुझे अमाइनो एसिड मिल जाएगा, और अगर मैं अमाइनो एसिड को लाइगेट कर देता हूं, जोड़ देता हूं, तो मुझे वापस से प्रोटीन मिल जाएगा। हाँ, ओके। तो डाइजेशन में तो प्रोटीन से अमाइनो एसिड बनता है, और अमाइनो एसिड को अगर मैं चिपका देता हूं आपस में एक दूसरे के साथ में, तो मेरे को वापस से प्रोटीन मिल जाएगा। आप सही कह रहे हैं।
तो प्रोटीन क्या मैं ऐसे बोल सकता हूँ, प्रोटीन इज मेड अप ऑफ अमाइनो एसिड, यस। अगर मैं एक अमाइनो एसिड को देखता हूँ तो एक अमाइनो एसिड के अंदर एक कार्बन है जिसका नाम है सी अल्फा कार्बन, उसके पास में COOH ग्रुप है, ऊपर की तरफ एक R ग्रुप है एंड नीचे एक हाइड्रोजन है और देन NH2 ग्रुप है। हमने इसको नाम क्यों रखा अमीनो एसिड, क्योंकि इसमें एक अमीन ग्रुप है NH2 एंड देन एक एसिड ग्रुप है COH, इसलिए हमने इसका नाम रख दिया अमीनो एसिड। तो अगर मैं एक अमीनो एसिड को दूसरे अमीनो एसिड को पास में लेकर आता हूं तो हम देख सकते हैं कि यस, जो फर्स्ट अमीनो एसिड है, जो फर्स्ट अमीनो एसिड है उसके पास में जो COH ग्रुप है वो सेकेंड अमीनो एसिड के NH2 के साथ इंटरेक्शन करेगा एंड देन इंटरेक्शन में यहां से एक H रिलीज करेंगे, राइट। COOH से अपन OH रिलीज करेंगे और अमीनो ग्रुप से एक हाइड्रोजन रिलीज करेंगे एंड देन CONH एक बॉन्ड बन जाएगा। सो जो CONH जो बॉन्ड है जिसमें कार्बन और नाइट्रोजन के बीच में ये जो बॉन्ड है यही पेप्टाइड बॉन्ड है। ये कोवलेंट बॉन्ड है, बहुत स्ट्रॉन्ग बॉन्ड है। इसके कारण हमें एक डाई पेप्टाइड मिलेगा। डाई पेप्टाइड मीन सिंगल पेप्टाइड बॉन्ड बट प्रेजेंट बिटवीन टू अमाइनो एसिड। अगर मैं इसी रिएक्शन को और अगेन वापस से रिपीट करता हूं, इसका मतलब हम एक और पेप्टाइड बॉन्ड बनाने जा रहे हैं। तो अगेन जो सेकेंड अमाइनो एसिड है उसका कार्बोक्सिलिक ग्रुप एंड थर्ड अमाइनो एसिड का NH2 ग्रुप रिएक्शन में पार्टिसिपेट करेंगे एंड अगेन ए पेप्टाइड बॉन्ड इज फॉर्म्ड, तो हमें ट्राई पेप्टाइड मिल जाएगा। फिर मैं फोर्थ अमाइनो एसिड के साथ में इसको अगेन लाइगेट कराता हूं, तो मैं तीनों अमाइनो एसिड को इधर शिफ्ट करता हूं ट्राई पेप्टाइड को एंड देन फोर्थ आने जा रहा है। अगेन थर्ड का COH ग्रुप एंड फोर्थ का NH2 ग्रुप रिएक्शन में पार्टिसिपेट करेंगे एंड देन एक पेप्टाइड बॉन्ड बन जाएगा। इस तरीके से मेरे पास में टेट्रा पेप्टाइड हो चुका है। फिर में पेंटा पेप्टाइड आएगा, फिर हेक्सा, हेप्टा, नोना, डेका पेप्टाइड एंड देन बहुत सारे अमाइनो एसिड आने जा रहे हैं। उस तरीके से एक पॉलीपेप्टाइड चेन बन जाएगा। पॉलीपेप्टाइड चेन को आप प्रोटीन बोल सकते हैं। इसका मतलब प्रोटीन इज मेड अप ऑफ मेनी अमाइनो एसिड, यस। दो अमाइनो एसिड के बीच में कौन सा बॉन्ड है, पेप्टाइड बॉन्ड है। पेप्टाइड बॉन्ड बनाया किसने, प्रोटीन कहाँ बनते हैं, राइबोसोम के ऊपर बनते हैं। तो इसका मतलब ये पेप्टाइड बॉन्ड कौन बनाएगा, राइबोसोम बनाएगा। ओके, सारे प्रोटीन राइबोसोम बनते हैं, यस। अगर यूकैरियोटिक सेल्स होगी तो यूकैरियोटिक का राइबोसोम, प्रोकैरियोटिक सेल्स होगा तो प्रोकैरियोटिक राइबोसोम्स। थोड़ा डिफरेंस है। क्या माइटोकॉन्ड्रिया के अंदर भी प्रोटीन्स बनते हैं, यस, बहुत इजीली। तो माइटोकॉन्ड्रिया के अंदर भी राइबोसोम्स है। इसका मतलब प्रोटीन बनाने के लिए दो अमाइनो एसिड के बीच में मुझे पेप्टाइड बॉन्ड बनाना पड़ेगा और ये पेप्टाइड बॉन्ड राइबोसोम ने बनाया। बिल्कुल सही कह रहे हैं आप। यहां तक क्लियर है। इसका मतलब मैं बोल सकता हूं कि पेप्टाइड बॉन्ड एग्जैक्टली राइबोसोम बनाता है। राइबोसोम का कौन सा कंपोनेंट है जो पेप्टाइड बॉन्ड बनाता है उसको हम बाद में देखेंगे। यानी हमारे पास अभी इतना मतलब बहुत इजी वे में हमें देखना है नहीं। वैसे भी ये नीट के लिए क्लासेस है, राइट। ओके, बहुत ही हम कॉन्सेप्ट्स को यहां से बिल्ड करना स्टार्ट कर रहे हैं, बहुत ही लो लेवल से। नो प्रॉब्लम। इसका मतलब दो अमाइनो एसिड के बीच में जो पेप्टाइड बॉन्ड होगा वो राइबोसोम बनाएगा इन शॉर्ट। तो हम ट्रांसलेशन की प्रोसेस के अंदर, तो इसका मतलब राइबोसोम को अमाइनो एसिड चाहिए ताकि वो दो अमाइनो एसिड को चिपका सके। आप सही कह रहे हैं, डेफिनेटली राइबोसोम को अमाइनो एसिड चाहिए। तो सबसे पहले स्टार्ट करने जा रहे हैं प्रोकैरियोटिक ट्रांसलेशन। प्रोकैरियोटिक ट्रांसलेशन में क्या होगा, प्रोकैरियोटिक ट्रांसलेशन के अंदर वी रिक्वायर प्रोकैरियोटिक राइबोसोम दैट इज नोन एज 70S। 70S के दो सब यूनिट्स हैं, एक है 50S एंड सेकेंड इज 30S। तो ओके, इसका मतलब अमाइनो एसिड आएंगे राइबोसोम के ऊपर, हाँ बिल्कुल आएंगे। डायरेक्ट आते हैं नहीं, कोई 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 RNA होगा जो एग्जैक्टली अमाइनो एसिड को ट्रांसफर करेगा ऑन राइबोसोम। ओके, तो डायरेक्ट अमाइनो एसिड राइबोसोम के ऊपर जाके बाइंड नहीं कर रहे हैं, बिल्कुल नहीं कर रहे हैं। ओके, आप ये कहना चाह रहे हैं कि हमें अमाइनो एसिड को राइबोसोम तक लाने के लिए किसी RNA की जरूरत पड़ेगी, बिल्कुल। तो किसी ने बताया वी कॉल दैट RNA एज ए ट्रांसफर RNA बिकॉज दे ट्रांसफर द अमाइनो एसिड टू राइबोसोम। ओके, आप tRNA के बारे में बात कर रहे हैं, बिल्कुल डेफिनेटली। इंस्टीट्यूट का नाम ही है लेट्स टॉक, तो हम बातें करते रहेंगे, राइट। बातों ही बातों में आपको समझ में आ जाएगा।
ओके, बस थोड़ी सी और बातें करनी है, ट्रांसलेशन हम खत्म कर देंगे। इसका मतलब आप ये कहना चाह रहे हैं कि टीआरएनए के ऊपर मेरे को अमाइनो एसिड को अटैच करना है। बिल्कुल आप सही कह रहे हैं। ओके, इसका मतलब टीआरएनए पहले अमाइनो एसिड के साथ बाइंड करेगा, यस, उन दोनों के बीच में बॉन्डिंग होगी, यस, एंड देन बॉन्ड बनने के बाद में वो राइबोसोम पे जाएगा। बिल्कुल। तो ये फिर ये बॉन्ड किसने बनाया बिटवीन टीआरएनए एंड अमाइनो एसिड? हमारे पास में इसके लिए एक बहुत स्पेशल एंजाइम है। इस एंजाइम का नाम है एएआरएस, अमाइनो एसिड टीआरएनए सिंथेटेज। बहुत ही अच्छा एंजाइम है। ये एंजाइम अलग अलग टीआरएनए को अलग अलग अमाइनो एसिड के साथ में कॉन्जुगेट कर देता है। हमारे पास में 20 टाइप के अमाइनो एसिड्स हैं एंड हमारे पास में डिफरेंट डिफरेंट टाइप्स के टीआरएनए हैं। तो एक टीआरएनए को अमाइनो एसिड के साथ में लाइगेट करने के लिए वी रिक्वायर्ड एटीपी। सो एएआरएस एग्जैक्टली एटीपी के साथ बाइंड करेगा, टीआरएनए से बाइंड करेगा और अमाइनो एसिड से बाइंड करेगा, एंड देन इन सब के बीच में एक बॉन्ड बना देगा। इस बॉन्ड फॉर्मेशन में एएमपी रिलीज हो जाएगा एंड टीआरएनए के ऊपर अमाइनो एसिड लाइगेट हो जाएगा। इस कॉम्प्लेक्स को हम बोलेंगे अमाइनो एसाइल टीआरएनए। ओके, ये कॉम्प्लेक्स अब राइबोसोम पे जाएगा। ओके, इसका मतलब जैसे ही दो अमाइनो एसिड राइबोसोम तक पहुंचते हैं, मतलब जैसे ही दो टीआरएनए कैरिंग अमाइनो एसिड राइबोसोम पे पहुंचेंगे, आराम से पेप्टाइड बॉन्ड बन जाएगा। आप सही कह रहे हैं। ओके, इसका मतलब ये ट्रांसलेशन के लिए एकदम रेडी है, यस। तो मेरे पास तो अलग अलग टाइप के टीआरएनए हैं, अलग अलग टाइप के अमाइनो एसिड्स हैं जो टीआरएनए के ऊपर चिपक चुके हैं। मतलब मैंने डिफरेंट टाइप्स के अमाइनो एसिड टीआरएनए बना लिए। अब कौन सा आएगा, पहले कौन आएगा और उसके बाद कौन आएगा? रैंडम तो कर नहीं सकते, बिकॉज प्रोटीन का जो सीक्वेंस है वो तो फिक्स है। अगर मैं आपका इंसुलिन प्रोटीन का सीक्वेंस देखता हूं, सीक्वेंस मतलब अरेंजमेंट ऑफ अमाइनो एसिड, वो तो फिक्स्ड है। अगर मैं आपकी रोडोप्सिन प्रोटीन जो आई सेल्स के अंदर है उसका सीक्वेंस देखता हूँ, सीक्वेंस मतलब अगेन अमाइनो एसिड का जो अरेंजमेंट है वन आफ्टर द अनदर, वो भी फिक्स्ड है। तो प्रोटीन ऐसा बनेगा, मतलब इस सीक्वेंस में बनेगा। ये मैसेज कहां से आया कि भैया मैं आपको एक मैसेज देने जा रहा हूं कि प्रोटीन इसके अकॉर्डिंग बनना चाहिए? कहीं ना कहीं से तो मैसेज आएगा। ये मैसेज एग्जैक्टली फर्स्ट डीएनए से आता है, बट डीएनए तो मैसेज देता नहीं है क्योंकि वो तो न्यूक्लियस के अंदर बैठा हुआ है। अगर यूकैरियोटिक सेल देखेंगे तो उसको अपना एक मैसेज कन्वे करना है कि प्रोटीन सिंथेसिस इसी के अकॉर्डिंग होगी। तो डीएनए ने सिंथेसाइज करके गया है एमआरएनए। प्रोसेस इज नोन एज ट्रांसक्रिप्शन। हम डिटेल में पढ़ेंगे, या फिर अगर आपने प्रीवियस वीडियोस देखे तो आपने पढ़ लिया होगा। सो ट्रांसक्रिप्शन प्रोसेस में एमआरएनए बनेगा एंड देन ये एमआरएनए अगर यूकैरियोटिक सेल्स है तो न्यूक्लियस से बाहर आएगा, और अगर प्रोकैरियोटिक सेल्स है तो भी तब तो बिल्कुल टेंशन नहीं है। तो इसका मतलब एमआरएनए के ऊपर न्यूक्लियोटाइड का सीक्वेंस है, यस। ओके, न्यूक्लियोटाइड्स के अकॉर्डिंग एग्जैक्टली प्रोटीन बनेगा। आप सही कह रहे हैं। एक एक न्यूक्लियोटाइड के अकॉर्डिंग बिल्कुल नहीं। टीआरएनए और राइबोसोम बेसिकली तीन तीन न्यूक्लियोटाइड का एक जो ग्रुप है उसको रीड करेगा। ओके, अगर मैं डीएनए सीक्वेंस रीड करता हूं तो मैं ऐसे रीड करूंगा AGCT AG, बट अगर मैं एमआरएनए को रीड करता हूं तो मैं ऐसे रीड करूंगा CAG UAG CCCCAGAUG। ओके, टीआरएनए ऐसे रीड करता है CAG। डीएनए ऐसे रीड करते हैं GATACGCGTAC। ये डीएनए रीडिंग है। डीएनए का आप सिंगल न्यूक्लियोटाइड रीड कर सकते हैं या बेस पे रीड कर सकते हैं। एमआरएनए को रीड करने के लिए वी रिक्वायर 3 न्यूक्लियोटाइड। 3 न्यूक्लियोटाइड मीन्स 1 कोडोन। तो यहाँ पे एक नया वर्ड आया कोडोन, बिकॉज इस कोडोन के अकॉर्डिंग ही प्रोटीन कोड होगा। तो आप AUG को ऐसे रीड नहीं कर सकते AUG ना, आपको एक साथ रीड करना पड़ेगा AUG। फिर आप सेकंड कोडोन रीड करेंगे CCC CUG, ओके, UUG। आप इस तरीके से रीड करेंगे।
ओके, इसका मतलब आप ये कहना चाह रहे हैं ये कोडोन है, यस, और इस कोडोन के अकॉर्डिंग टीआरएनए आएगा, बिल्कुल सही कह रहे हैं। बट टीआरएनए कैसे आ सकता है? टीआरएनए भी तो एग्जैक्टली आरएनए है, हाँ। अच्छा, उसके ऊपर भी न्यूक्लियोटाइड का सीक्वेंस होगा, बिल्कुल। अच्छा, उसके ऊपर जो न्यूक्लियोटाइड सीक्वेंस है और जो एमआरएनए के ऊपर जो न्यूक्लियोटाइड का सीक्वेंस है जिसको हमने कोडोन बोला है, इन दोनों के बीच में हाइड्रोजन बॉन्डिंग हो सकती है, यस। अच्छा, वो दोनों एक दूसरे के कॉम्प्लीमेंट्री होने चाहिए, यस। क्या बिना कॉम्प्लीमेंट्री के आप किसी से बाइंड कर सकते हैं? बिल्कुल भी नहीं। इसका मतलब हम सबसे पहले ये तो देखते हैं कि वो पापा वो मेरा कॉम्प्लीमेंट्री है तो मेरे से बाइंड करेगा। उसी तरीके से एक एमआरएनए का जो सीक्वेंस है, जो कोडोन है, वो टीआरएनए के सीक्वेंस के साथ पेयरिंग करने जा रहा है। तो उस टीआरएनए के अंदर जो कोडोन का जो कॉम्प्लीमेंट्री, उसका नाम क्या है? उसका नाम रख दिया एंटी कोडोन। ओके, इसका मतलब टीआरएनए के ऊपर जो एंटी कोडोन है और एमआरएनए के ऊपर जो कोडोन है, उन दोनों की जो पेयरिंग है, बिल्कुल सही है। अच्छा, उसके ऊपर एक एंटी कोडोन है और आपके पास में कोडोन है, राइट। एमआरएनए के पास में कोडोन है और टीआरएनए के पास में एंटी कोडोन है। इसका मतलब क्या दोनों के बीच में पेयरिंग हो जाएगी? यस। सो टीआरएनए के ऊपर जो एंटी कोडोन है और एमआरएनए के ऊपर जो कोडोन है, उन दोनों के बीच में पेयरिंग है। ओके, अगर ये परफेक्ट पेयरिंग होगी, इसका मतलब वही टीआरएनए आएगा। इसका मतलब एमआरएनए के पास में एयूजी एक कोडोन है, उसका एंटी कोडोन होगा यूएसी, यस। और उस यूएससी के साथ में एग्जैक्टली अगर टीआरएनए के ऊपर जो अमाइनो एसिड है वो है मैथ्योनिन, यस। ओके, इसका मतलब एयूजी कोड फॉर मैथ्योनिन अमाइनो एसिड, आप सही कह रहे हैं। ओके, इसका मतलब एमआरएनए के अकॉर्डिंग प्रोटीन बनने जा रहा है, बिल्कुल सही बात है। और ये हमने फिक्स कैसे किया? एमआरएनए के ऊपर न्यूक्लियोटाइड का जो सीक्वेंस है उसको 3 में हम रीड करेंगे एंड देन उस 3 का सीक्वेंस आएगा। उस सीक्वेंस को अपन बोल के जा रहे हैं कोडोन। कोडोन का कॉम्प्लीमेंट्री मतलब जो पेयर कर सकता है वो है एंटी कोडोन। एंटी कोडोन टीआरएनए के ऊपर है और वही टीआरएनए एक पर्टिकुलर अमाइनो एसिड को लेकर आएगा। जैसे यूएससी एंटी कोडोन वाला मैथ्योनिन अमाइनो एसिड लेकर आएगा। सो इसका मतलब अगर सपोज फर्स्ट कोडोन एयूजी है तो उसका कॉम्प्लीमेंट्री होगा यूएससी, और यूएससी वाला टीआरएनए हमेशा मैथ्योनिन के साथ में आएगा। प्रोकैरियोट्स में हम इसको फॉर्मल मैथ्योनिन बोल देंगे बाद में। और अगर सेकंड कोडोन सपोज मैंने बोला सीसीसी है, तो इसका मतलब इसके साथ जिसका पेयरिंग होगा वो होगा जीजीजी। मतलब एंटी कोडोन टीआरएनए के जो एंटी कोडोन है उसके पास होना चाहिए जीजीजी, और जीजीजी वाला सिस्टीन अमाइनो एसिड है। ओके, इसका मतलब अगर थर्ड कोडोन में देखने जा रहा हूं, अगर मैं बोल के जा रहा हूं थर्ड कोडोन है ए, राइट, और उस ए के साथ में आएगा यू, यस। और वो यू वाला जो टीआरएनए है वो होगा लाइसिन का। ओके, इसका मतलब एमआरएनए के अकॉर्डिंग अमाइनो एसिड्स आ रहे हैं और वो अमाइनो एसिड एग्जैक्टली टीआरएनए को लेकर आ रहा है, और वो टीआरएनए एमआरएनए के साथ में पेयरिंग करेगा, यस। अच्छा, और इस पेयरिंग को अपन बोल देंगे कोडोन और एंटी कोडोन पेयरिंग, बिल्कुल सही। ओके, और एमआरएनए के ऊपर जो कोडोन है, क्योंकि वो टीआरएनए के एंटी कोडोन के साथ पेयर कर पा रहे हैं और वो परफेक्ट पेयरिंग होगी, इसलिए वो पर्टिकुलर अमाइनो एसिड एमआरएनए के साथ में बाइंडेड है, बिल्कुल सही बात है। बट यहाँ पे राइबोसोम का रोल कहां पर आया? ये पूरा प्रोसेस हम राइबोसोम के साथ में करेंगे अब। तो एमआरएनए के अकॉर्डिंग प्रोटीन बनेगा, क्योंकि एमआरएनए के ऊपर कोडोन है, कोडोन आर रिकॉग्नाइज और पेड विथ एंटी कोडोन ऑफ टीआरएनए एंड टीआरएनए कैरी द अमाइनो एसिड टू राइबोसोम। सो मैंने अभी तक आपको सिर्फ 2 पॉइंट बताए हैं। नंबर 1 पॉइंट इज हम जो प्रोटीन खाते हैं हमारी बॉडी को अमाइनो एसिड मिलेंगे, उन अमाइनो एसिड को अगर आप लाइगेट कर देते हैं तो प्रोटीन बन जाएगा। और प्रोटीन इज मेड अप ऑफ अमाइनो एसिड, अमाइनो एसिड को चिपकाने के लिए पेप्टाइड बॉन्ड चाहिए और हम आराम से पेप्टाइड बॉन्ड बना सकते हैं। कौन बनाया पेप्टाइड बॉन्ड? राइबोसोम। कैसे बनाया अभी देखने जा रहे हैं। सेकंड, मैंने आपको बताया कि पेप्टाइड बॉन्ड बनाने के लिए अमाइनो एसिड राइबोसोम तक पहुंचेंगे, बट वो डायरेक्ट नहीं जाते, उनको टीआरएनए लेके जाएगा। तो सबसे पहले मेरे को एएआरएच चाहिए जो अमाइनो एसिड को टीआरएनए के साथ में लाइगेट कर सके।
आफ्टर लाइगेशन एग्जैक्टली जाके बाइंड कर जाएंगे। ये पॉइंट मुझे क्लियर है। थर्ड पॉइंट मैंने आपको ये बताया कि यस, प्रोटीन एग्जैक्टली सिंथेसाइज बेस अपॉन देयर एमआरएनए सीक्वेंस। अगर एक एमआरएनए सीक्वेंस मुझे पता होगा उसके अकॉर्डिंग प्रोटीन बनेगा। तो यहाँ पे टीआरएनए सबसे क्रूशियल रोल प्ले करके जा रहा है। वो अमाइनो जो मैसेंजर आरएनए है उस सीक्वेंस को वो रीड करेगा, एमआरएनए सीक्वेंस को। सिंगल सिंगल ना ना ना, ट्रिपलेट। ओके, कोडोन यस, सिंगल कोडोन यस। ओके, वन कोडोन हैज 3 न्यूक्लियोटाइड, यू आर राइट, ग्रेट। बट राइबोसोम का रोल क्या है, वही हम देखने जा रहे हैं। सो द प्रोसेस ऑफ ट्रांसलेशन को हम थ्री पार्ट्स में डिवाइड कर सकते हैं। पूरे ट्रांसलेशन प्रोसेस को, मतलब प्रोटीन सिंथेसिस प्रोसेस को हम हमारे कन्वीनियंट के लिए 3 पार्ट में डिवाइड करेंगे। नंबर 1 इज इनिशिएशन, जहां पे बहुत सारे इनिशिएशन फैक्टर काम में आएंगे। नंबर 2 इज ए इलोंगेशन, जहां पे अगेन बहुत सारे इलोंगेशन फैक्टर काम में आएंगे। एंड नंबर 3 इज ए टर्मिनेशन। टर्मिनेशन मतलब प्रोटीन सिंथेसिस हो चुका है, अब आप मतलब इसको प्रोसेस को खत्म कीजिए। तो सबसे पहला प्रोसेस है, नाउ लेट्स टॉक अबाउट इनिशिएशन। राइट, व्हाट इज इनिशिएशन? किसी भी प्रोसेस को स्टार्ट करना, इनिशिएट करना इज नोन एज इनिशिएशन। कैसे स्टार्ट होती है प्रोसेस? बहुत इजी वे में, हमने आपको ऑलरेडी पढ़ा दिया है। राइट, वी हैव ऑलरेडी टॉक अबाउट राइबोसोम्स। ये तो मुझे पता लग गया कि भाई प्रोटीन एमआरएनए के अकॉर्डिंग बनेगा, और राइबोसोम एग्जैक्टली डायरेक्ट अमाइनो एसिड को नहीं बुला सकता, तो राइबोसोम टीआरएनए को बुलाने जा रहा है। बिल्कुल आप सही कह रहे हो, और टीआरएनए के साथ में अमाइनो एसिड है, यस। ओके, तो इसका मतलब राइबोसोम के पास में टीआरएनए बाइंडिंग साइट भी है। हाँ, ओके, इसका मतलब राइबोसोम के पास में टीआरएनए बाइंडिंग साइट है, यस। कौन कौन सी साइट है? एक ही टीआरएनए। देखो, एक तो कैसे बाइंड करेगा? अगर एक बाइंड कर जाएगा तो कुछ मतलब फायदा नहीं होने वाला, क्योंकि 2 टीआरएनए तो आने चाहिए कम से कम, तभी तो 2 अमाइनो एसिड एक साथ आएंगे, और देन उनके बीच में अपन पेप्टाइड बॉन्ड बनाएंगे। हाँ, आप सही कह रहे हो, पेप्टाइड बॉन्ड बनाने के लिए 2 अमाइनो एसिड चाहिए, इसका मतलब 2 टीआरएनए तो आने ही चाहिए, यस। तो राइबोसोम के पास में 2 टीआरएनए बाइंडिंग साइट है नहीं, 3 टीआरएनए बाइंडिंग साइट है। तो तीसरी की जरूरत कहां पड़ी वो आपको पता लग जाएगा। सो इन राइबोसोम वी हैव अ 3 टीआरएनए बाइंडिंग साइट। एक बार के लिए हम नाम याद रखते हैं। नंबर 1 इज नोन एज एक्सेप्टर साइट, यहाँ पे एक टीआरएनए आएगा along with amino acid. नंबर 2 इज पेप्टिडिल साइट और पी साइट, यहाँ पे भी एक टीआरएनए आएगा। एंड नंबर 3 इज ई साइट, यहाँ पे भी टीआरएनए है। इसका मतलब 3 टीआरएनए बाइंडिंग साइट्स आर प्रेजेंट ऑन राइबोसोम। बहुत ही बढ़िया, एकदम क्लियर। बट प्रोटीन तो एमआरएनए के अकॉर्डिंग बनेगा। हाँ, इसका मतलब क्या एमआरएनए के साथ में भी राइबोसोम बाइंड करेगा? हाँ, वो तो मस्ट है। अच्छा, एक एमआरएनए के ऊपर भी राइबोसोम बाइंडिंग साइट होना चाहिए। हाँ, जरूरी है ना, तभी तो राइबोसोम आके बाइंड करेगा। ओके, हाँ, ये बात भी सही है कि अगर सपोज अगर एमआरएनए के ऊपर अगर राइबोसोम ही बाइंड नहीं करेगा तो फिर कैसे एमआरएनए सीक्वेंस को और कोडोन को रीड करेगा? सबसे पहला प्रोसेस तो है बाइंडिंग, राइट। तो इसका मतलब राइबोसोम एमआरएनए के ऊपर जाके बाइंड करना चाहिए। आप सही कह रहे हैं। तो क्या वहां पर राइबोसोम बाइंडिंग साइट है एमआरएनए के ऊपर? यस। उस राइबोसोम बाइंडिंग साइट को सबसे पहले शाइन एंड डलगर्नो ने देखा था। उन्होंने हमें सबसे पहले राइबोसोम बाइंडिंग साइट के बारे में बताया। शाइन एंड डलगर्नो ने बताया कि राइबोसोम कैन बाइंड विथ एमआरएनए टू कैरी आउट द ट्रांसलेशन, इसलिए हम इसे शाइन डलगर्नो सीक्वेंस भी कहते हैं। और शाइन डलगर्नो सीक्वेंस है एजीजी एजीजी। ओके, इसका मतलब एजीजी एजीजी सीक्वेंस शाइन एंड डलगर्नो ने बताया, और इसका दूसरा नाम है राइबोसोम बाइंडिंग साइट। एब्सोल्युटली राइट। इसका मतलब यहां पे राइबोसोम बाइंड करेगा, यस, और ट्रांसलेशन कर देगा। हाँ, कैसे? अभी पता लग जाएगा। 10 मिनट में तो हम खत्म ही कर देंगे टॉपिक को। इसका मतलब जैसे ही राइबोसोम आके बाइंड करेगा ट्रांसलेशन स्टार्ट हो जाएगा, यस। बट ट्रांसलेशन का कहीं ना कहीं से तो ट्रांसलेशन स्टार्ट होगा, या क्या फिर यहीं से स्टार्ट होगा?
ट्रांसलेशन स्टार्ट करने के लिए वी हैव ए स्टार्ट कोडॉन. ओके, AUG, यस. अच्छा, AUG इज स्टार्ट कोडॉन, यस. ओके, तो इसका मतलब कोई स्टॉप कोडॉन भी होगा. हाँ, कौन सा वाला है? 3 टाइप के स्टॉप कोडॉन है जहां से ट्रांसलेशन स्टॉप हो जाएगा. नंबर 1 इज UAA, नंबर 2 इज UAG एंड नंबर 3 इज UGA. ये 3 टाइप के स्टॉप कोडॉन है. बहुत बढ़िया. इसका मतलब प्रोटीन स्टार्ट से लेके स्टॉप तक बनेगा. आप सही कह रहे हैं. इसका मतलब केवल ये वाला पार्ट है जो प्रोटीन बना के जा रहा है. यस. अच्छा, ये वाला पार्ट है जिसमें स्टार्ट से लेके स्टॉप तक, जिसको राइबोसोम ने रीड किया. यस. ओके, सो दिस इज ए फ्रेम. व्हाट इज फ्रेम? जब आप बोलते हैं कि हम मेरा एक फोटो है जिसको फ्रेम लगा कर फ्रेम के अंदर कर देते हैं, राइट, तो आपको एकदम फिक्स कर देते हैं. फ्रेम, अगर सपोज फोटो बड़ी भी होगी तो हम उसको कट कर देंगे. फ्रेम मतलब आपको इस एरिया तक देखना है, राइट, फोटो फ्रेम. So this is a frame read by ribosome. Ribosome read from AUG to stop codon or say before the stop codon bus. So this part is known as open reading frame. Frame that is read by the ribosome. इसका मतलब राइबोसोम न तो अपस्ट्रीम रीड कर रहा है स्टार्टिंग में और न ही एग्जैक्टली डाउन स्ट्रीम रीड करना है लास्ट में. इसका मतलब ये वाला पार्ट का ट्रांसलेशन नहीं होता क्योंकि राइबोसोम केवल इसी पार्ट का ट्रांसलेशन करेगा. राइबोसोम केवल ORF का ट्रांसलेशन करेगा. यस. और ये वाला पार्ट mRNA का ट्रांसलेट नहीं होगा. बिल्कुल सही. इसलिए इस वाले पार्ट का नाम है 5 प्राइम UTR, अनट्रांसलेटेड रीजन. इसका दूसरा नाम है लीडर. और अगर मैं इधर देखने जा रहा हूं तो ये वाले पार्ट का भी ट्रांसलेशन नहीं होगा, इसलिए मैंने इसका नाम रखा 3 प्राइम UTR. इसका दूसरा नाम है ट्रेलर. ओके, ये पीछे रह गया. यस. और ये आगे वाला पार्ट है. यस. और ये पीछे वाला पार्ट. हाँ. और ये ORF है. यस. ये ओपन रीडिंग फ्रेम है. हाँ. अच्छा, ओपन रीडिंग फ्रेम का ही प्रोटीन सिंथेसिस होगा. यस. मतलब इतने से पार्ट से प्रोटीन बनता है. हाँ. अच्छा, पूरा mRNA का ट्रांसलेशन नहीं होता. बिल्कुल सही बात है ये. अच्छा, पूरा mRNA का ट्रांसलेशन नहीं होगा. आप सही कह रहे हो, पूरा mRNA का ट्रांसलेशन नहीं होगा. स्टार्ट कोडोन से स्टॉप कोडोन तक ही हमारे काम का है. तो स्टार्टिंग का क्या रोल है? 5 प्राइम UTR में राइबोसोम बाइंडिंग साइट है, वहां पे राइबोसोम बाइंड कर सकता है. अच्छा, राइबोसोम बाइंडिंग साइट इज प्रेजेंट इन 5 प्राइम UTR. यस, गुड. मुझे क्लियर है ये. आपको क्लियर है? नो प्रॉब्लम. ओके. सो अभी तक हमने क्या पढ़ा? अभी तक हमने किस किस के बारे में बातें की है? अभी तक हमने देखा, यस, नंबर 1 इज अमाइनो एसिड डायरेक्ट नहीं आएंगे, उसको tRNA लेकर आएगा. नंबर 2 इज प्रोटीन एग्जैक्टली mRNA के अकॉर्डिंग बनेंगे. नंबर 3 इज mRNA के ऊपर कोडोन होते हैं और जो tRNA के एंटी कोडोन के साथ पेयरिंग करेंगे और tRNA अमाइनो एसिड लेकर आ ही रहा है, तो इससे एक्यूरेसी मेंटेन हो जाएगी. नंबर 4 इज क्या पूरा mRNA ट्रांसलेट होता है? नहीं. पार्ट ऑफ mRNA विच इज नॉट ट्रांसलेटेड is known as UTR, untranslated region. There are 2 types of UTR, 3 prime UTR and 5 prime UTR. So prokaryotes के अंदर हम ट्रांसलेशन को 3 पार्ट्स में डिवाइड करके पढ़ने जा रहे हैं. नंबर 1 इज इनिशिएशन, नंबर 2 इज इलोंगेशन, नंबर 3 इज टर्मिनेशन. व्हाट इज इनिशिएशन? कोई भी प्रोसेस को स्टार्ट कैसे करते हैं, उस प्रोसेस उसी को हम इनिशिएशन बोलते हैं. इसमें बहुत सारे इनिशिएशन फैक्टर्स काम में आएंगे. इलोंगेशन में इलोंगेशन फैक्टर्स काम में आएंगे. टर्मिनेशन के अंदर टर्मिनेटिंग फैक्टर और रिलीजिंग फैक्टर काम में आएंगे जो पॉलीपेप्टाइड चेन को राइबोसोम से अलग कर देंगे. ओके. सो इनिशिएशन एक फर्स्ट प्रोसेस है. यस. ट्रांसलेशन कैसे स्टार्ट होगा उसके बारे में है. बिल्कुल आप सही कह रहे हैं. तो ट्रांसलेशन कैसे स्टार्ट होगा? ये 50S राइबोसोम है और ये 30S है. ये दोनों सब यूनिट्स होते हैं राइबोसोम के. 30S से ट्रांसलेशन स्टार्ट होगा. 30S के पास में मैंने आपको ऑलरेडी पढ़ा चुका हूं. हमारे पास में 3 tRNA बाइंडिंग साइट है. A साइट है, P साइट है और E साइट है. सबसे पहले इनिशिएशन फैक्टर 1 भी आएगा, वो भी बाइंड कर रहा है A साइट के ऊपर. साथ में इनिशिएशन फैक्टर 3 बाइंड कर रहा है A साइट के ऊपर. 30S जो सब यूनिट्स हैं उसके पास में 16S rRNA है. ये 16S rRNA के पास में एंटी शाइन डेलगनो सीक्वेंस है जैसे मैंने आपको पहले पढ़ाया था.
एंटी शाइन डायगोनल सीक्वेंस बाइंड विथ शाइन डायगोनल सीक्वेंस, मतलब राइबोसोम बाइंडिंग साइट के ऊपर जाके बाइंड कर जाएगा। तो इसका मतलब अब एमआरएनए आने जा रहा है। तो एमआरएनए एग्जैक्टली पेयर करने जा रहा है एमआरएनए पेयर विथ 16S rRNA ऑफ राइबोसोम। इसका मतलब राइबोसोम बाइंड्स विथ एमआरएनए, यस, विद द हेल्प ऑफ 16S rRNA, यस। अच्छा, 16S rRNA राइबोसोम की बाइंडिंग विथ एमआरएनए में हेल्प करता है, बिल्कुल सही बात है। अच्छा, इन दोनों के बीच में हाइड्रोजन बॉन्डिंग हो जाती है, इसका मतलब अब ये कहीं नहीं जाने वाला, बिल्कुल सही बात है। नहीं, और जो AUG है वो पी साइड पे आ चुका है, एब्सोल्युटली राइट। इसका मतलब अब AUG के अकॉर्डिंग जो USC एंटीकोडोन वाला tRNA है जिसके ऊपर फॉर्माइल मैथ्योनिन है वो आएगा, बिल्कुल सही बात है। तो क्या tRNA खुद आ सकता है? नहीं, tRNA को कैरी करने के लिए भी हमें इनिशिएशन फैक्टर चाहिए या फिर इलोंगेशन फैक्टर चाहिए, अगर इलोंगेशन होगा तो इनिशिएशन फैक्टर 2 है, वो GTP के साथ जाके बाइंड कर रहा है एंड देन वो फॉर्मल मैथ्योनिन tRNA के साथ में इंटरेक्शन करेगा, बाइंड करेगा एंड GTP फॉर्मल मैथ्योनिन tRNA एंड IF2 बाइंड एट P साइट। IF2 के पास में GTPase हाइड्रोलाइजिंग एक्टिविटी है। जब ये तीनों के तीनों कॉम्प्लेक्स आके बाइंड कर रहे हैं, अब एग्जैक्टली राइबोसोम का बड़ा सब यूनिट आएगा 50S। तो 50S ने पेयरिंग कर लिया विथ 30S, आप देख सकते हैं। और इसके बाद में GTPase हाइड्रोलिसिस होगी IF2 की, IF2 गेट डिसोशिएटेड, बट tRNA mRNA के साथ में पेयर्ड फॉर्म में है तो tRNA वहीं रहेगा। IF1 एंड IF3 ऑल्सो गेट डिसोशिएटेड। तो अब मेरे पास में एक पूरा का पूरा 70S कॉम्प्लेक्स बन चुका है जिसके ऊपर mRNA है, साथ में tRNA है एट P साइट। इस प्रोसेस को मैंने बोल दिया इनिशिएशन। इनिशिएशन कंप्लीट हो चुका है, सिंगल पेप्टाइड बॉन्ड हमने नहीं बनाया। आप देख सकते हैं A साइट अभी वैकेंट है, P साइट के ऊपर फर्स्ट tRNA है, बट A साइट अभी वैकेंट है। बहुत सारे आपने देखा होगा जो डिफरेंट टीचर्स हैं वो पहले इन फैक्टर्स को डिसोशिएट करने जा रहे हैं, बट जो लेटेस्ट एविडेंसेस हैं, राइट, क्योंकि बेसिकली अगर आप मेरे से पूछेंगे तो मैं आपको बताऊंगा कि हम बहुत हाई लेवल के लिए टीच करते हैं, राइट। ये तो हम नीट ऑनलाइन में या फिर मतलब 3D क्लासेस में हम अभी मतलब आ रहे हैं नहीं। तो अगर हम बहुत एडवांस लेवल पे देखते हैं तो पहले IF3, IF1 एंड देन IF2 बाइंडिंग हो जाएगा एंड देन 50S सब यूनिट्स बाइंड कर जाएगा। सो इलोंगेशन करने के लिए भी रिक्वायर्ड इलोंगेशन फैक्टर्स। अब इलोंगेशन फैक्टर्स बेसिकली क्या काम करके जा रहे हैं, वो एक नए tRNA को A साइड के ऊपर लेकर आएंगे। तो कौन कौन से इलोंगेशन फैक्टर है? इलोंगेशन फैक्टर TU है, TS है, टेम्परेचर स्टेबल इलोंगेशन फैक्टर, टेम्परेचर अनस्टेबल इलोंगेशन फैक्टर, और एक और इलोंगेशन फैक्टर आएगा जिसका नाम है इलोंगेशन फैक्टर G। ओके, तो इलोंगेशन फैक्टर TU एग्जैक्टली एक G प्रोटीन है। G प्रोटीन का मतलब होता है प्रोटीन दैट बाइंड विथ GTP, GDP और GMP, जस्ट लाइक IF2 एक G प्रोटीन था। तो G प्रोटीन बहुत सिंपल है, G प्रोटीन मतलब प्रोटीन जो GTP, GDP और GMP से बाइंड करे, उनको नाम अपन G प्रोटीन रख देते हैं। ओके, तो इलोंगेशन फैक्टर भी GTP से बाइंड करता है, हाँ, तो उसको GTP दिया किसने? तो बेसिकली इलोंगेशन फैक्टर के ऊपर जो GDP है, GDP है, डाइफॉस्फेट है, उसको ट्राइफॉस्फेट के साथ में एक्सचेंज करा दिया जाता है। तो इलोंगेशन फैक्टर TS जब इलोंगेशन फैक्टर TU से बाइंड करता है तो TS GTP लेगा, ओके, और इलोंगेशन फैक्टर TU के साथ में GTP अटैच करता है, साथ में GDP हटा देता है, तो GDP हट जाएगा और GTP आ जाएगा। इसका मतलब है उसने GDP को एक्सचेंज कर दिया विथ GTP। एक्सचेंज करना आप जानते हैं ना, से फॉर एग्जांपल जब हम बोलने जा रहे हैं एक्सचेंज करना, राइट, जैसे एक पुरानी कार के बदले में आप एक नई कार ले सकते हैं, एक्सचेंज ऑफर, राइट। तो GDP को हमने एक्सचेंज कर दिया विथ GTP, तो हम GTP लेने जा रहे हैं, GDP रिलीज कर रहे हैं। तो अब TU के पास में GTP है, ये एक्सचेंज क्या TU ने किया? नहीं किया है, ये एक्सचेंज करके जा रहे हैं इलोंगेशन फैक्टर TS। अब क्या होगा, अब इलोंगेशन फैक्टर TU के पास में GTP है, ये एक नए tRNA के साथ बाइंड करेगा एंड देन ये पूरा का पूरा कॉम्प्लेक्स जिसमें इलोंगेशन फैक्टर TU है,
टीआरएनए है, चार्ज टीआरएनए जिसके ऊपर अमाइनो एसिड अटैच है, और जीटीपी है ए साइट के ऊपर आने जा रहा है। ए साइट पे आने के बाद में बाइंडिंग होगी, पेयरिंग होगी कोडोन और एंटी कोडोन के बीच में। पेयरिंग होने के बाद में जीटीपी हाइड्रोलिसिस होगी, टीयू डिसोशिएट हो जाएगा। अब जब टीयू गया है उसके ऊपर जीडीपी है, डाइफॉस्फेट है। ओके, अब दो टीआरएनए प्रेजेंट है, एक पी साइट के ऊपर प्रेजेंट है इनिशिएटेड टीआरएनए, और एक ए साइट के ऊपर प्रेजेंट है। इन दोनों के बीच में पेप्टाइड बॉन्ड बन जाएगा। पेप्टाइड बॉन्ड कौन बना के जा रहा है? राइबोसोम। पूरा राइबोसोम नहीं, राइबोसोम की जो लार्ज सब यूनिट है जिसका नाम है 23S आरआरएनए, वो इन दोनों के बीच में पेप्टाइड बॉन्ड बना देगी। तो जैसे इन दोनों के बीच में पेप्टाइड बॉन्ड बनेगा, दो अमाइनो एसिड के बीच में पूरा का पूरा डाइपेप्टाइड शिफ्ट हो जाएगा ए साइट के ऊपर। ए साइट के ऊपर जैसे डाइपेप्टाइड शिफ्ट होता है, जैसे हम बोल के जा रहे हैं ए साइट के ऊपर डाइपेप्टाइड शिफ्टेड, यस। अब क्या होगा? डाइपेप्टाइड शिफ्ट होने के बाद में अब हमें नए फैक्टर्स चाहिए जो मूवमेंट में हेल्प करेंगे, क्योंकि नया टीआरएनए तो आ नहीं पाएगा ए साइट के ऊपर, ए साइट इज ऑलरेडी ऑक्यूपाइड। तो वी रिक्वायर्ड इलोंगेशन फैक्टर जी। इलोंगेशन फैक्टर जी एक नया इलोंगेशन फैक्टर है, वो आके बाइंड करेगा एंड उसका अब टीआरएनए ऑलरेडी एमआरएनए के साथ में पेड फॉर्म में है, वो एक साथ मूव कर जाएंगे। तो अगर टीआरएनए के साथ में जो एमआरएनए है, क्योंकि वो ऑलरेडी पेड फॉर्म में, जैसे वो मूव करते हैं, राइट, एक नई ए साइट इज वैकेंट, एक नई ए साइट क्रिएट हो जाएगी। इस प्रोसेस का नाम है ट्रांसलोकेशन। और ये किसने किया? इलोंगेशन फैक्टर जी ने किया। इलोंगेशन फैक्टर जी के पास जीटीपीएज एक्टिविटी होगी। बिकॉज ऑफ दिस जीटीपीएज एक्टिविटी, राइट, टीआरएनए अलोंग विद एमआरएनए मूव ऑन द राइबोसोम, सो ए न्यू ए साइट इज क्रिएटेड। नई ए साइट क्रिएट हो चुकी है। अब एक नया इलोंगेशन फैक्टर टीयू आएगा विद नए टीआरएनए के साथ में, राइट, आके बाइंड करेगा एंटी कोडोन पेयर विद कोडोन। ओके, जीटीपीएज हाइड्रोलिसिस, टीयू गेट डिसोशिएटेड। तीन डाइपेप्टाइड आप देख सकते हैं पी साइट के ऊपर है, और जो नया अमाइनो एसिड वाला है टीआरएनए वो ए साइट के ऊपर है। इन तीनों के दोनों के बीच में पेप्टाइड बॉन्ड बन जाएगा। पूरा का पूरा ट्राइपेप्टाइड ए साइट के ऊपर आ चुका है, और जो पी साइट वाला टीआरएनए वो है अनचार्ज, ई साइट वाला टीआरएनए में अनचार्ज है। अब इलोंगेशन फैक्टर जी आएगा और अगेन ये मूव कर जाएगा पूरा कॉम्प्लेक्स। तो एमआरएनए मूव अलोंग विद द टीआरएनए एंड ए न्यू ए साइट इज क्रिएटेड। तो अगर नई ए साइट क्रिएट हो जाएगी तो अगेन इलोंगेशन फैक्टर टीयू आएगा, इन दोनों के बीच में एंटी कोडोन पेयर विद कोडोन, जीटीपी हाइड्रोलिसिस, टीयू गेट डिसोशिएटेड एंड नाउ पेप्टाइड बॉन्ड फॉर्मेशन। और ये प्रोसेस कंटिन्यू होगी जब तक लास्ट में आप स्टॉप कोडोन तक नहीं पहुंच जाते। यानी सो लास्ट प्रोसेस इज टर्मिनेशन, क्योंकि स्टॉप कोडोन को रीड करने के लिए कोई भी टीआरएनए नहीं है। इसका मतलब जब कोई टीआरएनए नहीं है तो स्टॉप कोडोन के साथ में उसकी पेयरिंग नहीं होगी, क्योंकि उसके लिए कोई एंटी कोडोन नहीं आ रहा। ओके, सो स्टॉप कोडोन कौन रीड करेगा? उसके लिए हमारे पास रिलीजिंग फैक्टर है। मैं आपको ऑलरेडी पढ़ा चुका हूँ, हमारे पास में 3 टाइप के स्टॉप कोडोन है। से फॉर एग्जांपल हमारे पास में यूएए, यूएजी और यूजीए। उनको रीड करने के लिए कोई टीआरएनए नहीं आ रहा है, राइट। तो हमारे पास में 2 टाइप के रिलीजिंग फैक्टर है, एक क्लास 1 एक क्लास 2, राइट। जो क्लास 1 के अंदर 2 टाइप के हैं, RF1 एंड RF2। So RF1 exactly recognize UAA and UAG, right? RF2 किसको recognize करके जा रहा है? RF2 also recognize UAA and UGA। तो UAA के लिए RF1 भी आ सकता है और RF2 भी आ सकता है। तो मैंने चलो यहाँ पे बोल दिया UAA। इसका मतलब जैसे ही RF1 या फिर RF2 आके बाइंड करेगा, पॉलीपेप्टाइड चेन को वो रिलीज कर देगा हाइड्रोलिसिस प्रोसेस के थ्रू। तो वो वाटर मॉलिक्यूल को क्लीव करेगा एंड देन पॉलीपेप्टाइड चेन यहां से रिलीज हो जाएगी। ओके, ट्रांसलेशन इज कंप्लीटेड, यस। अब RF3 आएगा और RF1 को वो हटा देगा। सो RF3 बाइंड, ओके, एंड कॉजेज डिसोसिएशन ऑफ RF1 और RF2। तो आप देख सकते हैं पी साइट के ऊपर टीआरएनए है, ई साइट के ऊपर भी टीआरएनए है, ए साइट अभी वैकेंट है, और राइबोसोम अभी भी बेचारा बाइंडेड विद एमआरएनए। अब क्या करें भाई? इस राइबोसोम को तो रिलीज कराना पड़ेगा सो दैट ये दोबारा ट्रांसलेशन कर सके। इस राइबोसोम को रिसाइकिल करना मस्ट है, क्योंकि अगर हम इसको रिसाइकिल नहीं करते हैं, दोबारा अगर ये ट्रांसलेशन नहीं कर पाएगा तो फिर प्रॉब्लम हो जाएगा। तो इसलिए मेरे पास में राइबोसोम रिसाइकलिंग एक फैक्टर है जो ए साइट के ऊपर आके बाइंड कर रहा है। उसके पास में जीटीपी है, जीटीपीएज हाइड्रोलिसिस होगी, राइट,
एंड देन पूरा सारे कॉम्प्लेक्स जिसमें टीआरएनए, एमआरएनए, राइबोसोम के दोनों सब यूनिट सब अलग अलग हो जाएंगे. सो आरआरएफ इज अ डिसोसिएशन फैक्टर, इट्स अ रिसाइक्लिंग फैक्टर. ये रिसाइकिल करके जा रहा है राइबोसोम को. तो इस तरीके से हमने पॉलीपेप्टाइड चेन को बहुत पहले रिलीज करा दिया एंड देन राइबोसोम भी अब डिसोशिएट हो गया एमआरएनए से. अब ये राइबोसोम दोबारा रीइनिशिएट कर सकता है ट्रांसलेशन प्रोसेस को, आइदर इसी एमआरएनए के ऊपर जाके बाइंड कर सकता है या फिर किसी और एमआरएनए के ऊपर जाके बाइंड कर जाएगा. तो ये प्रोसेस था ट्रांसलेशन. ओके, होप यू लाइक द वीडियो. वीडियो टोटली फ्री है, तो आप इसको शेयर एंड सब्सक्राइब कर सकते हैं. थैंक यू वेरी मच.